कौन सी जगह है? चंपावत, गढ़वाल के पास में चंपावत है। तो हुआ क्या था, एक बार चंपावत में एक बाघिन जो थी वो आदमखोर हो गई थी। कैसी हो गई थी बाघिन? आदमखोर बाघिन हो गई थी। और जब वो आदमखोर हो गई थी, जो 1907 के आसपास की बात है कि वो बाघिन आदमखोर हो गई थी। आदमखोर होने के साथ साथ उसने क्या करा, उसने पूरे 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। कितने लोगों को? 436 लोगों को उसने अपना शिकार बनाया, जिसके कारण उसका नाम डेविल ऑफ चंपावत पड़ गया। क्या पड़ा? डेविल ऑफ चंपावत। और जब बहुत बड़ी मात्रा में उसने शिकार शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, वो आदमखोर हो गई, तो जो नेपाल के राजा थे उन्होंने अपने राजसी शिकारी बुलाए। कौन से शिकारी बुलाए? राजसी शिकारी, जो उनके राज्य के शिकारी थे, और उनसे कहा इस बाघिन को मारो। उन्होंने पूरा प्रयास लगाया उस बाघिन को मारने का, बस उस बाघिन को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि जो भी युक्ति मानव के दिमाग में उसको पकड़ने के लिए आ सकती थी, वो उसके सामने असफल हो रही थी। पूरी तरह से क्या हो रही थी? फेल हो रही थी। और वो क्या कर रहे थे? उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने और ज्यादा शिकारी लगाए, लेकिन उस बाघिन को वो नहीं पकड़ पाए जो आदमखोर थी। इसके बाद जो राजा थे नेपाली, उन्होंने क्या करा, बहुत ढेर सारी फौज लगाई और फौज लगा के उसको खदेड़ दिया। और वो खदेड़ के कहां पहुंची? ऊपरी वाले हिस्से में, जो कहलाता है चंपावत। अब वो एरिया उस समय अंग्रेजों के अधीन था। उस समय किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। अब क्या होता है, अंग्रेजों के सामने भी यही समस्या आई कि उस बाघिन ने वहां भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। यहां पे जो 436 का जो डेटा है वो आधिकारिक है, और इसी के कारण ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि ऐसी आदमखोर बाघिन चंपावत में जिसने 400 से अधिक लोगों को मारा। ये एक आधिकारिक डेटा है, लेकिन हकीकत ये बताती है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी पुष्टि हुई, जो सने हुए पाए गए खून में या बाघिन के द्वारा मारे हुए देखे गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो गायब हो गए। और जो अनऑफिशियली डाटा है वो 800 से ऊपर का है कि इसने बहुत बड़ी मात्रा में क्या करा, लोगों को मारा। अब जब वहां मारना शुरू कर दिया इसने चंपावत में, फिर क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाते हैं, वो भी अपने शिकारी बुलाते हैं, और वो शिकारी उस बाघिन को नहीं मार पाते। क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि हर वो युक्ति, हर वो चाल जो उसको पकड़ने के लिए लगाई जाती है, वो सफल नहीं होती। इसके बाद वो गोरखा को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? गोरखा शिकारियों को, और कहते हैं तुम इसे किल करो, पर वो गोरखा भी उसे नहीं मार पाते। अंत में अंग्रेज क्या करते हैं, हार कर उसके सिर पर इनाम रख देते हैं भारी मात्रा में, लेकिन वो भी तरीका काम नहीं आता। और कुल मिला के वो शेरनी जो है वो लगातार आदमखोर बनी रहती है, लोगों का शिकार करती है, लेकिन कोई भी, जो भी राजसी शिकारी थे या जो भी ऑफिशियल लोग थे, अनऑफिशियल लोग थे, वो उसको नहीं मार पाए। और उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो कुछ कहानियां शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी हो गई कि उस बाघिन के साथ काली शक्तियां हैं, उस बाघिन के साथ दिव्य शक्तियां हैं, उस बाघिन के साथ अलौकिक शक्तियां हैं। ऐसा वहां पे लोगों ने कहा, सबने कामकाज बंद कर दिया, घरों से लोगों ने निकलना बंद कर दिया। और जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, अंग्रेज सरकार परेशान हो गई, तब उसने एक तार भेजा। कहाँ? नैनीताल। और वो तार भेजा था, किसको भेजा था? जिम कार्बेट को भेजा था। क्या भेजा था? जिम कार्बेट को। तो कहानी का टाइटल क्या है? कहानी का टाइटल ये है कि एक चोटी के शिकारी का सामना जब दूसरे चोटी के शिकारी से हुआ। एक चोटी के शिकारी का सामना जब दूसरे चोटी के शिकारी से हुआ, या यूं कह दीजिए एक चोटी के शिकारी का सामना जब शैतान से हुआ। एक अपनी फितरत से मारा गया और दूसरे ने अपनी फितरत ही बदल ली। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। इस एक्सीडेंट में एक मारा गया शिकारी, और क्यों मारा गया? अपनी फितरत की वजह से। फितरत समझते हैं ना आप? फितरत की वजह से, अपनी आदत की वजह से, और दूसरे ने अपनी फितरत ही बदल दी। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक तार भेजा, और वो तार किसको भेजा? वो तार भेजा सीधे जिम कार्बेट को, नैनीताल। बोले आ जाइए। ये जिम कार्बेट कौन था? ये जिम कार्बेट जो था एक ऐसा व्यक्ति था जिसे शिकार का बहुत शौकीन था, बाघों का लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौकीन था, बाघों का लिटरेचर पढ़ता था, बाघों के बारे में जानता था और शिकार भी करता था। और दूसरी खास बात इसमें क्या थी, ये किसी के दबाव में काम नहीं करता था, ये स्वेच्छा से काम करता था। जब इसके पास कोई आदमी आता था और कहता था उसकी बकरी को शेर ने मार दिया, उसकी बकरी को शेर ने मार दिया, तब यह अपना पर्स उठाता था और उस व्यक्ति को पैसे दे देता था कि ये आपकी बकरी के पैसे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहता था कि उसकी बकरी को नहीं, एक के आदमी को मार दिया है या उसके परिवार के किसी सदस्य को मार दिया है, तब जो ये
जिम कार्बेट थे, ये अपना पर्स नहीं उठाते थे, ये अपनी बंदूक उठाते थे, अपनी राइफल। उस राइफल का नाम था मार्टिनी हेनरी। मार्टिनी हेनरी उनकी राइफल का नाम था, और निकल जाते थे उस बाघ का शिकार करने के लिए। अब जब इनके पास तार आता है तो ये कहाँ आते हैं? चंपावत आते हैं। और चंपावत आने के बाद सारी स्थिति देखते हैं और अपनी उस पुस्तक में लिखते हैं कि जब मैं चंपावत आया तो वहाँ के लोग इतने घबराए हुए थे, इतने लोग सहमे हुए थे कि वो अपने घर से भी बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। चूंकि जब वो आए तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा, ठीक है हम अपने स्तर से काम करेंगे। जिम कार्बेट बोले कि हम अपने स्तर से काम करेंगे, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो इनाम रखा गया है उसके सर पे, उस इनाम को हटा दो। जो इनाम रखा गया है वो इनाम हटाओ, और मेरे अलावा कोई उस बाघिन का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद क्या था, 25 दिन हो गए पूरे उस बाघिन को ढूंढते हुए, उस बाघिन को देखते हुए, लेकिन जिम कार्बेट को बाघिन नहीं मिली। फिर जिम कार्बेट को पता लगा कि 5 दिन पहले ही उसने एक जगह पे शिकार किया है। जिम कार्बेट जब वहां गए तो वहां पे उन्होंने अपना डेरा बना लिया। किसने? जिम कार्बेट ने। और जब डेरा बनाया और उनका जो स्थान था रहने के लिए प्रोवाइड किया गया था, वो था डाक बंगला, चंपावत का डाक बंगला। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो डाक बंगला में रहने गए तो वहां पे 3 लोग थे, एक उनका नौकर खान बहादुर, और एक उनका नायब तहसीलदार, और एक वो। तो नायब तहसीलदार जैसे ही 11 बजे, और ये भी तय था कि बाघिन ने इसी एरिया में एक शिकार मारा है, एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन तहसीलदार वो रात में नहीं रुका। और रुकने के बाद, चूंकि जिम कार्बेट ने भी सुन रखा था कि बाघ के साथ कुछ शक्तियां हैं, जो उसके साथ अलौकिक शक्तियां हैं या काली शक्तियां हैं, तो जब जिम कार्बेट रात के 11 बजे उस डाक बंगले में रुकते हैं, भाई इनके बंगले अक्सर जंगल में ही थे, वो तहसीलदार नहीं रुका। इनके लाख रोकने पर भी उसने अपनी लालटेन उठाई और वो जंगल के रास्ते चला गया, जबकि उसे पता था यहाँ शेर है। उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया पर वो नहीं रुका। उसी दिन रात में उन्हें कुछ महसूस हुआ उस डाक बंगले के अंदर, जैसे कोई शक्ति है, जैसे कोई समस्या है। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उस दिन मैं बहुत डर गया था, बहुत घबरा गया था, एक चोटी का शिकारी डर गया, घबरा गया। देखिए मतलब साइकोलॉजिकल रूप से भी एक इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जो पास में ही नौकर रह रहा था बहादुर खान, उसके पास वो जाकर सोए। इसके बाद वो दोबारा उस बंगले में नहीं गए, उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह सुनी। जब उन्हें पता लगा कि बाघिन ने यहाँ एक शिकार किया है तो उसका पता लगाया, तो बहुत ढूंढने के बाद उस एरिया में बाघिन वहां नहीं मिली। अब 25 से 30 दिन हो चुके थे। अंग्रेजों के अंदर भी खाना, मतलब देखिए जब आपको एक टारगेट के लिए भेजा जाता है, जब आप सफल नहीं होते तो आलोचनाएं होती हैं। फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ही उनकी आलोचना शुरू कर दी। क्या कर दी? आलोचना शुरू कर दी। लोगों को भी लगा कि ये जो हैं ये केवल दावत उड़ा रहे हैं और इनसे कुछ ना हो पाएगा। बाकी के जो अधिकारी थे वो भी यही कहे कि ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और गांव के लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जंगल में जाते ही नहीं है, ये बंगले में रहते हैं, आराम से खाना पीना करते हैं और ये किसी शेरनी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और पुनः लोग अपने घरों में फिर से रहने लगे और उनके अंदर जो डर था वो बना रहा। पर जिम कार्बेट ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। उसने ये चीज़ माइंड में नहीं रखी कि लोग क्या कह रहे हैं या मेरे अधिकारी क्या कह रहे हैं। तभी जिम कार्बेट को सूचना मिली अचानक कि बाघिन जो है वो एक जगह पे उसने और शिकार किया है। तब जिम कार्बेट वहां गए, तब तक वो बाघिन जा चुकी थी। इसके बाद जिम कार्बेट ने वही पैटर्न अपनाया जो कि बाघिन अपनाती है। शेर का अपना विशेष पैटर्न होता है, सबसे पहले टारगेट करना शिकार पर। इसके बाद किया जाता है, घात लगाई जाती है और एक कदम पीछे लेके हमला किया जाता है। अब जिम कार्बेट ने घात लगाना शुरू कर दी, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता लगा कि वो महिलाओं पर ज़्यादा हमला कर रही है, तो जिम कार्बेट खुद साड़ी पहनकर जंगल में जाते थे। फिर उन्होंने कुछ इंसानों के पुतले बना के जंगल में खड़े करे। 1-2 बार ऐसा हुआ कि शेरनी जो थी, बाघिन जो थी, वो उनकी नज़र में आई भी, लेकिन जब तक वो अपनी राइफल उठाते, मार्टिनी हेनरी, जब तक वो अपनी राइफल उठाते तब तक वो उनकी राइफल की रेंज से दूर हो जाती। और फिर आता है लगभग 30 से 35 दिन के बाद एक ऐसा दिन आता है कि जब वो पागलों की तरह से जंगल में एक शिकारी दूसरे शिकारी को जंगल में खोज रहा था। खोजते खोजते उसकी नज़र पड़ी। किस पे नजर पड़ी? एक उसी बाघिन पे, आदमखोर पे, जो अपने शिकार को उधेड़ रही है। जैसे ही उन्होंने अपनी राइफल उठाई वो बाघिन भाग गई और भागने के बाद जंगल में जाके छुप गई। फिर क्या था, जहां जो जिम कार्बेट थे उन्होंने बाघों के बारे में बहुत पढ़ा था, वो उसकी फितरत को जानते थे, वो उसकी आदत को जानते थे कि जब एक बाघिन शिकार करती है तो पुनः अपने शिकार के पास फिर से आती है। उन्होंने गांव के लोगों की टीम बनाई, लोगों को इकट्ठा किया और अपनी राइफल उठाई और कहा कि ये बाघिन सुबह जरूर आएगी और जैसे ही आए तो इसको तुम 3 तरफ से घेर लेना, ढोल नगाड़े जो भी बजाना है बजा लेना, और जिस रास्ते से ये जाएगी मुझे पता है, मैं इसे वहीं मार दूंगा। और वैसा ही हुआ। वो बाघिन, क्योंकि मैंने क्या कहा, फितरत ने उसे मरवा दिया। 2 चोटी के शिकारी,
एक को उसकी फितरत ने मरवा दिया। अगर बाघिन को लग रहा था, खतरा था, वो दोबारा शिकार पे नहीं आती, क्योंकि उसकी फितरत थी कि दोबारा अपने शिकार पे आना, और वो अपने शिकार पे दोबारा आई, और आई फिर वही हुआ, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए और बाघिन घबरा गई और वो उसी दिशा में भागी जिस दिशा में जिम कॉर्बेट घात लगाए हुए थे। और जैसे ही जिम कॉर्बेट के सामने शेरनी पड़ी, उन्होंने पहली गोली चलाई अपनी राइफल से जो उसके पेट में लगी, दूसरी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी और वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद जिम कॉर्बेट जब तीसरी गोली चलाने ही वाले थे, देखा कि उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जब जिम कॉर्बेट ने उसके पास जाके देखा कि ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया, तो पता लगा कि इसका एक जबड़ा टूटा हुआ है, एक जबड़े के कुछ दांत टूटे हुए हैं जो किसी शिकारी के गोली के द्वारा टूटे थे। और यह देख के जिम कॉर्बेट को बहुत धक्का लगा। ये बाघिन यूं ही आदमखोर नहीं हुई, ये बाघिन अपने आप ही आदमियों का शिकार नहीं किया, इसका जबड़ा खराब होने की वजह से इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये किसी एनिमल को, बड़े जानवर को नहीं मार पा रही थी, और इंसान क्या थे, इसके आसान शिकार क्या थे। उसी दिन से जिम कॉर्बेट ने फैसला कर लिया कि आज से वो शिकार नहीं करेंगे, और बदल गई एक शिकारी की जिंदगी जो उसकी शिकार करने की फितरत थी। अब उन्होंने क्या कहा कि अब वो बाघों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने अपना ये शिकार का धंधा छोड़ के बाघों के संरक्षण पर काम करना शुरू करा। इस आदमखोर बाघिन को मारने और बाघों के लिए उत्कृष्ट काम करने के कारण जो वहां का रामनगर का पार्क था, हैली नेशनल पार्क, उसका नाम बदलकर जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क रख दिया गया। आपने कई बार कंपटीशन देखा होगा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहां पर है। तो ये कहानी थी किसकी, जिम कॉर्बेट की। और दूसरी कहानी थी उस नेपाल के राजाओं के राजसी शिकारियों की। तो अगर तुमको जिम कॉर्बेट बनना है, तुमको जिम कॉर्बेट बनना है और अपने आप ही शिकार करना है, चीजों को अच्छे से समझना है, तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं रहना है, खुद से अपने आप ही एनालिसिस करना है, अपने आप ही चीजों को समझना है, लिटरेचर पे काम करना है। तो इस तरीके से तुम क्या बन सकते हो, जिम कॉर्बेट। इस कहानी के माध्यम से, वैसे मैं ये कहानी शॉर्ट में सुना सकता था, पर आपको एक चीज मैं और बताऊं कि मैंने इतना लॉन्ग तरीके से क्यों सुनाई, क्योंकि यहाँ पे इसका सुनाने का उद्देश्य ये था कि जो शेरनी थी, बाघिन थी, वो आपका कंपटीशन है। बाघिन कौन है, कंपटीशन है। और जो आपको दिख रहा है ना, ये राजसी लोग और जिम कॉर्बेट, ये वही लोग हैं जिन्हें बस कराया काम चाहिए, ये कोई मेहनत करना नहीं चाहते।